हेलो गाइस, वेलकम टू के एनालिसिस। तो आज ही हम लेक्चर नंबर 6 में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, देखो एग्जाम में आपको दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है इजी क्वेश्चन जो आपको आर्टिकल से देखने को मिल जाएगा, और एक तरह का क्वेश्चन होता है फंडामेंटल राइट्स से फीचर्स का क्वेश्चन जो आपको फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स से देखने को मिलेगा और जो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन माना जाता है। तो आज हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स एंड आर्टिकल नंबर 12 जो स्टेट की परिभाषा देता है उसे डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 13 या जो आर्टिकल नंबर 13 से 35 बचेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट की अगर मैं शुरुआत करूं कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले की कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आए, तो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक चीज़ पढ़ी होगी कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी 1935 के टाइम, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिया में आए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को माना जाता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। साइमन कमीशन में भी उन्होंने मना किया था कि फंडामेंटल राइट्स इंडियंस को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर उसके बाद एक बात आई कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट तो बहुत ज़रूरी हैं इंडिविजुअल के लिए। तो उन्होंने फंडामेंटल राइट के लिए एक प्रोविज़न दे दिया, और वो प्रोविज़न ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग में अपियर्ड हुए, और फिर 13 दिसंबर 1946 को अपियर्ड हुए और 22 जनवरी 1947 को पास हो गए। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। ये था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से फंडामेंटल राइट देखने को मिले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने वो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए, और जो एडप्शन आया वो आया पार्ट नंबर 3 में, यानी कि संविधान के पार्ट नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट आपको दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 3 में दिए हुए हैं, तो आर्टिकल कहां से कहां तक दिए हुए हैं, ये आपको दिए हुए हैं आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। हमने फंडामेंटल राइट्स लिए कहां से थे, फंडामेंटल राइट लिए कहां से थे, तो इसका जो प्रोविजन है वो हमने यूएसए से लिया था, और यूएसए में इसी फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ठीक है, जब हमने यूएसए से ये प्रोविजन ले लिया फंडामेंटल राइट्स का, तो फिर फंडामेंटल राइट्स की कुछ और चीजें सामने आने लगी कि फंडामेंटल राइट किसके लिए है, हमारे मतलब सिटीजन्स के लिए या ऑल पीपल के लिए। तो जो फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस हैं वो टू ऑल पीपल के लिए माने जाते हैं, टू ऑल पीपल्स यानी सभी लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल है, और उन राइट्स को हम कल भी डिस्कस कर चुके थे सिटीजनशिप वाले चैप्टर में। वो राइट्स हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो फंडामेंटल राइट हैं, ये जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपता है। ये जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट के, ये केवल सिटीजन्स के लिए हैं। इसके बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो सभी के लिए, नॉर्मली ऑल पीपल्स के लिए। इनेमी एलियंस के लिए तो खैर होते ही नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एलियंस के लिए या सिटीजन के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फंडामेंटल राइट की आगे की बात कर लूँ कि फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट आया कहाँ से, तो मैं इसमें बात करता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट का नाम फंडामेंटल राइट क्यों पड़ा, आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है कि इसको हम बेसिक अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो देखो, फंडामेंटल राइट का नाम जो फंडामेंटल राइट पड़ा, ये दो रीजंस के आधार पर पड़ा। पहला रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको डिफेंड भी करता है, इसको प्रोटेक्ट भी करता है। इसको डिफेंड प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट भी करता है, उसकी गारंटी भी देता है हमको यानी कि सिटीजन्स को या ऑल पीपल्स को कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन।
डिफेंडेड मीन्स बचाव, इसका जो बचाव है और इसकी जो गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी जाती है। और दूसरा जो इसको फंडामेंटल बोला गया उसका रीजन ये है कि अगर इनका वायलेशन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226। अगर मान लीजिए आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट जाओगे आप वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाओगे, और जो आप हाई कोर्ट जाओगे वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीधे सीधे जा सकते हो, जबकि अदर केसेस में या अदर लीगल केसेस में आप अपील्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हो अगर आपके वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, और इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट बोला गया। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो फंडामेंटल राइट को बताता है, वो ये कहता है, जो अगला पॉइंट है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि पूर्ण रूप से हर तरफ से विकास जो है वो एक फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है। तो ये थे जो फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं। पहला, डिफेंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, अगर इसका वायलेशन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, या आप हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तीसरा, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट देते हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा फीचर्स की बात करते हैं। वाह वाह, एक कुमार गौरव सर की लाइन है ना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी औकात नहीं। सेम वो वाली चीज़ आज मेरे साथ हो रही है। लाइट नहीं है, जनरेटर आवाज़ आ रही है, पर चलते हैं, करेंगे कोई नहीं। बात कर लेते हैं हम फीचर्स की, फंडामेंटल राइट के फीचर्स की। देखो, ये जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट की सबसे पहली खासियत, फंडामेंटल राइट की सबसे पहली खासियत कि अगेंस्ट द स्टेट, ये आपके अगेंस्ट द स्टेट हैं। अगर इसका वायलेशन किसके द्वारा होता है, इसका जो तोड़ना, जो कानून को तोड़ेगा, फंडामेंटल राइट को तोड़ेगा, वो किसके खिलाफ माना जाएगा। एक तो मान लो स्टेट गवर्नमेंट अगर तोड़ती है, मान लो अनटचेबिलिटी फैलाती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट कौन कौन सी चीजें आएंगी वो हम आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ेंगे। स्टेट में क्या क्या आता है वो हम आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टेट का मतलब है यूपी बिहार हरियाणा से नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के अंतर्गत जो सारी गवर्नमेंट के अंतर्गत कंपनीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सब चीज़ों से यहाँ पर स्टेट का मतलब है। आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ेंगे, बड़े डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ये नहीं होते मोस्ट ऑफ केसेस में, मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है। दूसरा, ये जो आर्टिकल है पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये पर्सन को यानी इंडिविजुअल को एक खुली छूट देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए क्या होगा ये पॉजिटिव। इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो। नेगेटिव किसके आधार में, यानी कि सकारात्मक किसी एक व्यक्ति के साथ अगर बात करें, और नकारात्मक की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो स्टेट की पावर के लिए नेगेटिव होते हैं। यानी कि अब जो स्टेट है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता, कोई ऐसा रूल नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो स्टेट के लिए नेगेटिव इन कैरेक्टर है, इंडिविजुअल के लिए ये पॉजिटिव इन कैरेक्टर है। ये चीज़ समझ में आई।
समझ लो दोबारा से, अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के खिलाफ ज़्यादातर राइट हमको मिले हुए होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इन नेचर, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, मुझे राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करूँ, मान लो मोदी जी या योगी जी या अशोक गहलोत, किसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए बुरी बात भी है, क्योंकि अब वो अपनी तरफ से लॉ नहीं बना सकते, उनको फंडामेंटल राइट को मानना पड़ेगा, वो इनका वायलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स पर चलते हैं। अगर मैं आपसे नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो जो नेक्स्ट फीचर होता है, तीसरा जो फीचर है, नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये जैसे लिख दिए ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर मान लो लिख दिया कि राइट टू स्पीच या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको दिए हुए हैं, सम कुछ बाध्यताएं जो हैं वो आपको दी हुई हैं कि आपको पब्लिक हेल्थ को मानना पड़ेगा, आपको मोरालिटी को मानना पड़ेगा, या आपको पब्लिक ऑर्डर को मानना पड़ेगा। ये जो ऐसी चीज हैं ये आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में दी हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें कि भाई आप जो है कहीं भी जा सकते हो, यानी कि जैसे राइट टू मूव वाला जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 से हमें मिला हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राइबल एरियाज में भी अपना सेटलमेंट कर लें, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है, ठीक है। ये पब्लिक हेल्थ में आ जाता है, वो मोरालिटी में आ जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं यानी कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस चीज़ को याद रख लेना, एब्सोल्यूट नहीं है, सम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत या हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत जा सकते हो। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। आप बोलोगे कोर्ट से, आप बोलोगे कानून से, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मुझे आप सुरक्षा प्रदान कीजिए, मेरे फंडामेंटल राइट्स को आप मुझे दीजिए। अब यही चीज़ प्रियम्बल में हो सकती है क्या? प्रियम्बल इनजस्टिसिएबल इन नेचर है, या डीपीएसपी जो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी इनजस्टिसिएबल इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट प्रियम्बल को ना माने या फिर वो आपके डीपीएसपी को ना माने या उसमें जो लिखा हुआ है उसे फॉलो ना करे तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको ना माने, उसको फॉलो ना करे, तो आप स्टेट के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 236। ये चीज़ समझ में आई, जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि ये आपको न्याय दिलाते। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो है ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट का मतलब ऐसा नहीं कि अगर लिख गए तो एक लकीर हो गई जिसे आप मिटा नहीं सकते। ये अमेंड किए जा सकते हैं, इनमें संशोधन किया जा सकता है और हमने किया भी है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपको एक संशोधन का एग्जाम्पल दूं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ और एक आर्टिकल नंबर 31, दोनों राइट टू प्रॉपर्टी में, दोनों राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, फंडामेंटल राइट्स में आते थे और हमने इनको चेंज कर दिया। हमने इनको चेंज क्या किया? हमने तो इनको हटा ही दिया, हमने तो इनको हटा ही दिया, ठीक है। और वो आर्टिकल नंबर 300 में हम इस चीज़ को ले गए। अगर ऐसी बात है कि भाई ये
नॉट परमानेंट है यानी कि परमानेंट नहीं है और आपके अमेंड किए जा सकते हैं, तो फिर तो सरकार कुछ भी अमेंड कर सकती थी, यानी कि पार्लियामेंट तो कुछ भी अमेंड कर सकती थी। तो फिर ये एक दिक्कत आई कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। एक दिक्कत आई कि पार्लियामेंट जो है वो इसको अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ पार्लियामेंट की अमेंडेशन के लिए। अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट में कुछ केसेस आए थे। अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट में कुछ केसेस आए थे और वो जो पार्लियामेंट में केसेस थे वो शंकरी प्रसाद केस था, गोलकनाथ केस था, केशवानंद भारती केस था या सज्जन सिंह केस था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो केस था वो था शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। इस केस में क्या बोला गया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो और किसी भी हद तक अमेंड कर सकते हो जितना आप चाहो, यानी कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो। इसके बाद फिर एक और केस आता है और उस केस का नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह केस जो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का था, उन्होंने भी बोला आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो। इसके बाद एक और केस आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस। इसने थोड़ा सा खेला कर दिया और इसने खेला ये किया कि इसने बोला आप जो फंडामेंटल राइट हैं उनको अमेंड नहीं कर सकते, जो फंडामेंटल राइट हैं उनको अमेंड नहीं कर सकते। दिक्कत हो गई, दोबारा से केस गया सुप्रीम कोर्ट में, एक और जजमेंट आया फिर, और वो बहुत फेमस जजमेंट है और वो जजमेंट था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और केशवानंद भारती केस में बोला आप फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपको जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको वो एक्सेप्ट करना है। आप बेसिक स्ट्रक्चर से ऊपर नहीं जा सकते। बात आएगी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। यानी कि गोलकनाथ केस एक ऐसा केस था जिसने मना किया था आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, बाकी ने बोला कर सकते हो, और केशवानंद भारती केस ने बोला कर तो सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे इंडिया का जो अगर आप प्रीएम्बल देखोगे तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिफाइन है। एक चीज़ मैं बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जगह जगह और डिफरेंट जजमेंट से हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लगातार बनाते गए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ कंसेप्ट हैं वो आपका हो सकता है सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि जो इस टाइप की चीजें थी जैसे सॉवरेनिटी, संप्रभुता,
डेमोक्रेसी लोकतंत्र, रिपब्लिक गणतंत्र, फ्रेटर्निटी भाईचारा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अखंडता और एकता। ठीक है, तो ये जो इस टाइप की चीज़ें थी ये बेसिक स्ट्रक्चर में बताई गई हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ दोबारा बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट से हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते जा रहे हैं और एक ये बहुत बड़ी अब लंबी लिस्ट हो चुकी है। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। ये चीज आती है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से मिले आपको? केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर मिले। 1973 में ये केस हुआ था। 1973 में ये केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे डिस्कस कर लेते हैं अब। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की और बात करूं तो जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। अगर मैं इसके बाद की बात कर लूं तो कैन बी सस्पेंडेड। कैन बी सस्पेंडेड का मतलब है कि आप फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हो। एक्सेप्ट दो आर्टिकल जो है वो कब सस्पेंड किए जा सकते हैं? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी आप ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो। और आर्टिकल अगर नेशनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 तुरंत के तुरंत सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वगैरह होता है और आर्टिकल नंबर 20 वो जो आपका अरेस्ट वगैरह कुछ ऐसी चीजें होती है वो आपके आर्टिकल नंबर 20 में आ जाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 आप सस्पेंड नहीं कर सकते इमरजेंसी के दौरान। इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो आप इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड कर सकते हो। एक ये चीज आ गई। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 में पढ़ेंगे कि 33 में हम आर्टिकल नंबर 33 में पढ़ेंगे कि अगर आपको मान लीजिए जो मिलिट्री होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, अगर इनके फंडामेंटल राइट जरूरी नहीं कि हम दें, पार्लियामेंट ऐसा रूल बना सकती है। आर्टिकल नंबर 34 में पढ़ेंगे जहाँ मार्शल लॉ लग जाए वहाँ हम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 35 हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 35 है उसमें से जो भी लॉ है, ऐसा कोई है अगर कि आप उनको इफेक्ट देना है किसी भी फंडामेंटल राइट को लॉ बना करके, तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर उसे नहीं कर सकती। आर्टिकल 33, 34, 35 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स। थोड़ा सा और आगे इसके डिस्कस कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स की जब बात आती है तो फिर हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 12। एक चीज इससे पहले बता दूं आपको, ओरिजिनली यानी कि मूलतः रूप से संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सॉरी, संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ओरिजिनली कितने हैं? 7। प्रेजेंट में कितने हैं? 6। हटा कौन सा वाला, यानी कि एक कम हो गया, वो कौन सा वाला था? राइट टू प्रॉपर्टी। आप बोलोगे कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो हम आर्टिकल नंबर 12 टू 35 पढ़ते हैं, फिर ये 6 क्यों बोला? वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वो एक एक हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो उन्हीं 7 पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स में वो फंडामेंटल राइट डिवाइड किए हुए हैं। तो जो हमने सबसे पहला फंडामेंटल राइट डिवाइड किया हुआ है वो है राइट टू इक्वलिटी।
यानी कि समानता का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 से आपको मिल जाता है कि आपने समानता का अधिकार वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने जो दूसरा हिस्सा डिफाइन किया हुआ है वो है राइट टू फ्रीडम। एक और चीज, डीडी लक्ष्मीकांत में राइट टू फ्रीडम लिखा हुआ है, लेकिन डीडी वासु में यहाँ पे राइट टू पार्टिकुलर फ्रीडम लिखा हुआ है। तो दोनों चीजें सही हैं। डीडी वासु में एक बुक है, उसमें यहाँ राइट टू पार्टिकुलर फ्रीडम लिखा हुआ है, और लक्ष्मीकांत में राइट टू फ्रीडम लिखा हुआ है। तो दोनों चीज हैं, और ये आपको डिफाइन किए गए आर्टिकल नंबर 19 से 19, 20, 21, 22 तक। ठीक है, इसके बाद फिर एक और जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 को हमने शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार बोला है, यानी कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो हमें आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कल्चरल एंड फ्रीडम, कल्चरल एंड रिलीजियस फ्रीडम। तो जो हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक हमारी स्वतंत्रता है वो हमने आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 तक डिफाइन कर लिया है। 25, 26, 27 और 28 तक डिफाइन कर लिया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर इसे मैं थोड़ा सा एक बोल दूं तो आप इसे रिलीजियस फ्रीडम रख लेना। ठीक है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 है ना। इसके बाद फिर हमने राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, उसके बाद राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से 22, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम जो आपकी कल्चरल फ्रीडम हो सकती है लेकिन माना नहीं जाता, वो अगले फंडामेंटल राइट में हमने क्लियर किया हुआ है आर्टिकल 25 से 28। ये आपको लक्ष्मीकांत और डीडी वासु में अंतर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फिर जो हमारे ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 2, 3 और बचे, वो 3 और लिखा देते हैं। फिर जो हमारा अगला राइट है वो है, यानी कि 5वां जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये वाला जो हमें अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 में मिला हुआ है, यानी कि हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली। ठीक है, यानी कि अगर वो अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी शिक्षा को बचाएं तो वो आर्टिकल नंबर 29 और 30 को मिला है। माइनॉरिटीज नहीं, सेक्शन ऑफ सिटीजन। आर्टिकल 29 में तो सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा है तो आप उसे माइनॉरिटी भी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो राइट आता था जो हमने डिलीट कर दिया, ये आर्टिकल नंबर 6 राइट टू प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल नंबर 31 में आता था राइट टू प्रॉपर्टी, और इस आर्टिकल को हम अब डिलीट कर चुके हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने ये डिलीट कर दिया, और अब इसे हमने खाली लीगल राइट बोलो या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलो, स्पेशली लीगल राइट है, हमने इसे उसमें चेंज कर दिया है। और जो अब हमने इसका नया आर्टिकल बनाया है वो आर्टिकल नंबर 300A हमने बना दिया है। आर्टिकल नंबर 300A जो है हमने बना दिया है। लास्ट और बचा 7 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि अगर आपके साथ आपके जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन होता है तो आपको संविधान से एक उसका उपचार मिलेगा, और वो उपचार ये है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, और इसी आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये थी आपके फंडामेंटल राइट्स की एक समरी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 12 डिस्कस करते हैं।
अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्ट 3 में यानी कि फंडामेंटल राइट में स्टेट की डेफिनेशन, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन आपको कहाँ दी हुई है या कौन स्टेट के अंतर्गत आएगा, वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल नंबर 12 में आपको दे रखा है। अनुच्छेद नंबर जो 12 है वो स्टेट को डिफाइन करता है। और यहाँ पर स्टेट का मतलब राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब से नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया या उसके अंदर वाले जो फंक्शनरीज हैं, बॉडीज हैं, उनसे रिलेटेड है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज के बारे में आर्टिकल नंबर 12 बोलता है। सबसे पहली बॉडी वो बोलता है यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि इसने इनडायरेक्ट वे में पूरी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया। उसकी लेजिस्लेचर भी, उसकी एग्जीक्यूटिव भी स्टेट के अंतर्गत आती है। दूसरे में क्या बोलता है ये स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट की लेजिस्लेचर या जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है वो भी इसने बोल दिया सेम आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत आएगी। तीसरे में क्या बोलता है ये ऑल लोकल अथॉरिटीज, ऑल लोकल अथॉरिटी, जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटी हो गई, आपकी नगर पंचायत हो गई, या इस टाइप की जो लोकल अथॉरिटी होती हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, जिला पंचायत हो गई, ये सारी जो मतलब थर्ड टायर गवर्नमेंट जो वो हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद इसने एक और वाइडर टर्म दे दिया अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी लॉ। अब ये बहुत वाइडर टर्म हो गया अदर अथॉरिटीज। इसको डिफाइन करना मुश्किल हो गया था कि अदर में कौन कौन आएगा। मेरा घर अदर अथॉरिटीज में आएगा कि नहीं आएगा, LIC अदर अथॉरिटीज में आएगी नहीं आएगी। हालांकि लक्ष्मीकांत में इसका IE करके एक चीज दी हुई है, जैसे LIC हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, यानी इस टाइप की जो चीजें हैं वो इसने बता दिया कि ये आपके गेल कंपनी हो गया कि ये आपके अदर अथॉरिटीज में आएंगी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो अदर अथॉरिटीज में आती हैं, और वो चीज़ें हमको कैसे पता पड़ेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख के दी क्या? नहीं, ऐसी चीज़ें हमें सुप्रीम कोर्ट से पता पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें हमें सुप्रीम कोर्ट से पता लगती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहला केस आया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताभाई, पहला केस था सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस दिया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताभाई। इस केस में इसने बोला कि जितनी भी ऐसी बॉडी हैं जो गवर्नमेंट के अंदर सॉवरेन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है, वो सारी कंपनीज, वो सारी अथॉरिटीज आपके इसमें आएंगी, यानी कि यूनिवर्सल आपकी लोकल अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होंगी। लेकिन इसने एक टर्म दिया था इसी के साथ साथ, और वो टर्म था एजुस्टम जेनेसिस। और इसी टर्म का मतलब होता है कि जो सारी अथॉरिटीज आपके सॉवरेन फंक्शन अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अंतर्गत संप्रभुता में, अपनी संप्रभुता में अपना काम कर रही हैं, वो लोकल अथॉरिटीज में आ जाएंगी। चीज़ें यहाँ तक डिफाइन नहीं हुई। फिर एक और केस गया, और वो केस था इस बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान का, और वो केस था इस बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान। केस था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल मिट्टी के लाल। अब इस केस में क्या बोला गया?
इस केस में बोला गया कि ऐसी सारी अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी लॉ से बनाई गई हैं, ऐसी सारी अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी लॉ से बनाई गई हैं, वो सारी अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज जो हम स्टेट में पढ़ रहे थे उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। बात यहाँ तक भी नहीं रुकी। अब बात है कि LIC जैसी अथॉरिटीज जो है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए। एक मिनट रुक जाइए। फिर एक और नया केस आया और केस नंबर 3 था वो। एक और नया केस आया और उस केस का नाम था सुखदेव वर्सेस भगत राम। इसने बोला जैसे LIC जैसी कंपनी हो गई, ONGC जैसी कंपनी हो गई, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी हो गई, ये जो सारी कंपनीज हैं, IFC जैसी कंपनी हो गई, ये सारी कंपनीज अदर अथॉरिटीज में आएंगी। अभी बात यहाँ तक नहीं रुकी थी। एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट में, एक और केस आया और उस केस ने बहुत सारी चीजें क्लियर ही कर दी एक साथ, और उस केस का नाम था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। उस केस का नाम था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। पांच मिनट में कवर कर लेना। तो वो जो केस था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, उसने कुछ चीजें डिफाइन की। उसने पहली चीज बोली कि ऑल बॉडीज इन विच गवर्नमेंट हैज शेयर, ऐसी सारी बॉडीज जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है और गवर्नमेंट अपनी पावर रखती है, वो सारी बॉडीज अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड हो जाएंगी। इसके बाद फिर इन्होंने एक और चीज बोली कि डीप कंट्रोल, यानी कि ऐसी अथॉरिटीज अगर गवर्नमेंट का उसमें शेयर भी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है, तो वो भी आपके अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड हो जाएगी। तीसरी बात फिर इसने एक और बोली, पब्लिक इंपोर्टेंस। तीसरी बात बोली इसने पब्लिक इंपोर्टेंस। ऐसी सारी अथॉरिटीज जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी अथॉरिटीज भी स्टेट के अंतर्गत यानी कि स्टेट की परिभाषा में आएंगी। ठीक है। और एक इसने लास्ट में चीज बोल दी, ऐसी सारी कंपनी जिनका मोनोपोली स्टेटस है, जिनका मोनोपोली स्टेटस है, वो भी सारी अदर अथॉरिटीज में आएंगी। तो आर्टिकल नंबर 12 में एक और बार बता देता हूं आपको क्या था। आर्टिकल नंबर 12 ये स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको यहाँ पे दे रखी है। क्या क्या इसमें है। पहला जो है यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तीसरा लोकल अथॉरिटीज, चौथा अदर अथॉरिटीज। ये सारी चीजें स्टेट को डिफाइन करती हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर कल एक स्पेशल वीडियो आर्टिकल नंबर 13 के लिए आएगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा आर्टिकल है। उसके बाद फिर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना ही बहुत था आज के लिए। तो अगर लास्ट में मैं एक चीज बोलूं,
एक मिनट एक चीज़ देख लूँ कि कुछ छूटा तो नहीं था। बिल्कुल कुछ छूटा नहीं है। तो फंडामेंटल एक्ट का उद्देश्य भी यही है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ लॉज बनानी है, गवर्नमेंट ऑफ मैन नहीं बनानी है, गवर्नमेंट ऑफ किसी पर्सनल आदमी की गवर्नमेंट नहीं बनानी। ये इनका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो है फंडामेंटल राइट्स का। तो मेरे हिसाब से हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल हैं, ओरिजिनली कितने थे, प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट कितने, ओरिजिनली 7 थे, प्रेजेंट में 6 हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया, वो आर्टिकल नंबर 300A में इंक्लूड हो गया है। अब 44 में अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटाया गया था। ये एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है, अमेंड किए जा सकते हैं। संघवी प्रसाद केस वगैरह हमने पढ़े। खाली गोलकनाथ केस ऐसा था जिसने बोला कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस 1973 में हमको बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते हो, वीडियो को लाइक और शेयर करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की आर्टिकल 13 की। एक टॉपिक बचा हुआ है अभी सिटीजनशिप वाला, उसमें एक हो गया, एक बचा हुआ है, एक पार्ट बचा हुआ है। और वो पार्ट अगर हम थोड़ा सा, मैं सोचूं नवंबर दिसंबर में डिस्कस करें ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट आया था वो दोबारा से न्यूज़ में आएगा, और उस टाइम शायद आप उसे अच्छे से बेहतर समझ सकते हैं। उससे पहले भी देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, टाटा बाय बाय।